अब मिल रहा है। देखिए आप आ रहा है कमेंट। पारुल तिवारी, हाँ अब आना शुरू। पारुल तिवारी, और लोग भी कमेंट करिए। और लोग भी इसको करिए कमेंट। हाँ राम, अब शुरू हुआ है। चलिए, अगली हेडिंग आज डालते हैं सिलिकॉन रबर। सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन रबर। आगे भाई सब लोग, सिलिकॉन रबर और इलास्टोमर्स। सिलिकॉन रबर या इलास्टोमर, सिलिकॉन रबर या इलास्टोमर। अब सिलिकॉन रबर भी उसी प्रोसेस से इसको भी पढ़ेंगे। केवल इसमें ध्यान रखना है कि पॉलीमर का रेंज कितना है, कितने से कितने तक। वहां आपने लिखा था 4000 से 25000 तक, यहां दिया है 6000 से 60000 तक जो यूनिट होती है उसका रेंज होता है। और ये भी लीनियर सिलिकॉन्स होते हैं। लीनियर सिलिकॉन्स कैसे बनेगा उसका प्रिपरेशन आपने कल किया था। डाईमेथिल डाइक्लोरोसिलेन इंटरमीडिएट के द्वारा, उसी से यहां भी प्रिपरेशन है। थोड़ा सा नया चीज है वो आगे आपको नोट कराया जाएगा। तो अगर कल का लेक्चर आपने पढ़ा इसके पहले वाला तो चीजें आपको लगभग याद हैं। चलिए लिखा जाए। सिलिकॉन रबर को इलास्टोमर भी कहते हैं। इलास्टिक माने आप जानते ही, तन्यता। इलास्टिक से बना है इलास्टोमर, इलास्टिसिटी। तो नोट करें, सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन रबर बेस्ड अपॉन, सिलिकॉन रबर बेस्ड अपॉन लीनियर पॉलीमर, सिलिकॉन रबर बेस्ड अपॉन लीनियर पॉलीमर which are analogous, analogous, which are analogous to silicon fluid, analogous to silicon fluid, फुल स्टॉप। क्या लिखे, सिलिकॉन रबर जो है उसमें भी लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, एनालॉगस टू सिलिकॉन फ्लूइड, जैसे कि आपने सिलिकॉन फ्लूइड में पढ़ा है। In order to have elastic property, in order to have elastic, elastic, elastic property, in order to have elastic property, the polymers must have, the polymer must have cross linking, polymer must have cross linking in a linear chain, polymer must have cross linking in a linear chain, full stop।
तो देखिए थोड़ा सा इसको बनाते हैं। देखिए इसको, ये आपने लीनियर पॉलीमर के लिए पढ़ा है, कल पढ़े, परसों पढ़े। ये किस तरह से लीनियर पॉलीमर की चेन होगी। तो ये भी डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलेन इंटरमीडिएट से बनता है। उसी तरह से जैसे कल वाले में हाइड्रोलिसिस कराए थे और फिर डिहाइड्रेशन या पॉलीमराइजेशन कराए थे तो चेन बना था, उसी तरह से यहाँ भी चेन होगा। रेंज 6000 से 60000, थोड़ा डिफरेंस होगा, ये आपको याद रखना है। और इसमें नई चीज क्या कह रहा है, नई चीज कह रहा है, आप देखिए रबर में क्या क्वालिटी होती है कि उसको आप खींचते हैं तो तन्यता का गुण होता है। तो अगर सीधी चेन है उसको खींचेंगे तो बांड तो स्प्रिंग है नहीं, वो टूट सकता है। तो इसके लिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जैसे एक चेन ये गया है, एक चेन ये गया है, ये दोनों चेनों के बीच क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, यानी ये दोनों चेनें आपस में क्रॉस लिंकिंग के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब जब क्रॉस लिंकिंग के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे तो जब आप खींचेंगे तो इसके बीच का जो गैप है वो घटेगा और उसमें तन्यता का गुण आ जाएगा। और आगे भी आप लिखने वाले हैं कि ये खींचने पर टूटे ना आसानी से, इसके लिए इसके बीच में जो गैप है, इस गैप में फिलर्स भर दिए जाते हैं। फिलर्स के रूप में सिलिका या ग्रेफाइट भरा जाता है। वो क्या करता है, वो इनसे चिपक करके इसको मजबूती प्रदान करता है। जिससे जब आप इसको खींचते हैं तो खींचने के दौरान ये टूटता नहीं, दूसरे शब्दों में इसमें इलास्टिसिटी का गुण बढ़ जाता है। तो अब ये क्रॉस लिंकिंग कैसे करेगा, सीट वाले में तो बता दिए थे कि सीट वाले में सिलिनॉल जो होगा उसके पास 3 OH होगा, क्यों ऐसे ही तो बताए थे, बताइए भैया। सीट वाले में सीट सिलिकॉन किससे बनेगा, कैसे सिलिनॉल से बनेगा, जिसमें प्रत्येक यूनिट के पास 3 OH हो। तीनों OH जब डिहाइड्रेशन करेगा तो सीट नुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये आपने बनाया हुआ है, सही है कि नहीं? कमेंट नहीं आ रहा आज, बोलो भैया। अनूप सोनी, निवेदिता, पारुल, कोई बोलो। अरे बारिश हमारे यहाँ भी हो रहा है, कोई वहीं नहीं हो रहा कि बारिश से भीग रहे हो, कोई बोल ही नहीं रहा है। बताओ हम कैसे क्या पढ़ाएं? बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, सही बात, बोले तब पता चला बोल रहे हैं। तो इस तरह से, यस सर, यस सर। तो उसमें किसमें, सीट सिलिकॉन्स में क्या था कि उसमें 3 OH ग्रुप थे और 3 तरफ से वो डिहाइड्रेशन करके लिंकिंग करते थे, सीट नुमा स्ट्रक्चर बनता था, यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण होता था। अब यहाँ तो 2 ही OH रहेगा, एक यहाँ रहा होगा, एक यहाँ रहा होगा, दोनों तरफ से डिहाइड्रेशन हुआ तो ये चेन बन गई। तो अब ये ऐसे कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो कह रहा है कि जो चेन्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, और जब आपस में जुड़ जाएंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और यही इसके इलास्टिसिटी का कारण है। तो ये बनेगा कैसे, तो इसके लिए आगे आप पढ़ने वाले हैं बनेगा कैसे। इसमें मिलाया जाता है परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और C6H5, ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड मिलाया जाता है। अब ये बेंजोइल परऑक्साइड क्या करेगा, होमोलिसिस कर देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस तरह से ये अलग हो जाएगा और फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये क्या करेगा,
अब ये फ्री रेडिकल, यहां ध्यान दीजिए, यहां कौन सी बॉन्डिंग है, CH2 और H, और यहां नीचे अगर हम लिख दें C6H5C डबल बॉन्ड O, इस तरह से, तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल इसमें होमोलिसिस कराएगा। ध्यान दीजिए, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन। अब आप जान रहे हैं ये जुड़ करके क्या बनाने वाला है, C6H5C डबल बॉन्ड O और OH, ये बनने वाला है, और यहां इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब थोड़ा और ध्यान दीजिए। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड मिलाया गया, ये क्या करता है, ये जो मेथिल ग्रुप है इससे हाइड्रोजन आइटम को ले लेता है और ये बन जाता है बेंजोइक एसिड। और यहां पे देखिए, अब आगे इसको हम मिटा के दिखाएं, यहां पे ये क्या बन गया, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ऐसे ही दूसरे चेन में भी फ्री रेडिकल बनेंगे, वो भी इसी तरह से करेगा भाई। ये CH2 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, CH3 यहां जैसा ही होगा, और ये इसी तरह से आगे चेन बढ़ी रहेगी। अब ध्यान दीजिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों आपस में क्या करें, साझा कर लें, और ये चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से देखिए चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए भाई कुछ मामला बन रहा है, क्या क्या हुआ इसमें, देखिए बाकी बातें तो पहले जैसी हैं, लिखे भी हैं आप, ये एनालॉगस, इसका जो लीनियर चेन है वो एनालॉगस टू सिलिकॉन फ्लूइड, सिलिकॉन फ्लूइड के समान है, बस अंतर इतना होता है कि इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है। अब समस्या ये आता है कि जब इसमें केवल दो ही OH ग्रुप था, ये चेन बना लिया, तीसरा OH इसके पास इसके यूनिटों में नहीं था, तो फिर ये कैसे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनाएगा, तो उसका जवाब क्या है, इसमें ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड मिलाया गया। बेंजोइल पेरोक्साइड ने क्या किया, मेथिल ग्रुप पे अटैक किया, मेथिल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर दिया, CH2 फ्री रेडिकल में, और ये खुद बेंजोइक एसिड बदल गया। इस तरह से एक चेन का CH2 फ्री रेडिकल और दूसरे चेन का CH2 फ्री रेडिकल इस तरह से देखिए बॉन्डिंग करेंगे, और इस तरह से क्या बन रहा है, इस तरह से अगर बने, देखिए तो क्या बन जाएगा, यहां भी वही हाल होगा CH2, यहां भी वही हाल होगा CH2, और ये आपस में जुड़ जाएंगे, और ये देख लीजिए ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। सही है भाई, समझ में आ रहा है किसी को? क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें ऑर्गेनिक पेरोक्साइड मिलाया जाएगा, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, बाकी प्रोसेस तो पहले जैसा, नया चीज इसमें क्या है, नई चीज में आपने लिखा सिलिकॉन रबर इलास्टोमर है, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, तन्यता का गुण होता है। तो अब ये तन्यता का गुण कैसे रखेगा, उसके लिए आप जानते हैं कि कोई भी, इसके पहले भी अगर किसी भी प्रकार का रबर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें यही पढ़ा होगा कि उसमें क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है। क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर में जो बीच में गैप होता है उसमें कुछ फिलर भर दिए जाते हैं, वो फिलर अलग अलग होते हैं। इस केस में सिलिका या ग्रेफाइट भर दिया जाता है। सिलिका या ग्रेफाइट क्या करता है, इसको मजबूती प्रदान करता है, जब खींचते हैं तो इसके बीच का जो गैप है वो घटता है, और इस तरह से वो तनता है, इस तरह से इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है। सही है भाई? अब ये क्रॉस लिंकिंग किस आधार पर करता है, क्योंकि इसमें क्या मिला दिया जाता है, इसमें मिला दिया जाता है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, जो क्या करता है, इसके मेथिल फ्री रेडिकल पे अटैक करके, मेथिल ग्रुप पे अटैक करके उसको CH2 फ्री रेडिकल में बदल देता है। इस तरह से एक चेन का CH2 फ्री रेडिकल जिसके पास की एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे चेन का CH2 फ्री रेडिकल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में जुड़ जाते हैं। अनूप सोनी, क्यों बात समझ में आई? अनूप सोनी, पारुल, जवाब दीजिए जल्दी से, तब आगे बढ़ा जाए। अनूप सोनी और पारुल,
चलिए आगे लिखते हैं, आगे लिखा जाए तो यहां आपने लिखा कहां तक, इलास्टिक प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए इसमें, हाँ यस सर आ गया। चलिए अब आगे लिखिए, आगे थोड़ा इन्वर्टेड का हम नोट करें। सिलिकॉन रबर आर लॉन्ग चेन पॉलीमर, सिलिकॉन रबर आर लॉन्ग चेन पॉलीमर विथ सिलिकॉन रबर आर लॉन्ग चेन पॉलीमर विथ 6000 से 60,000, 6,000 to 60,000, 6000 से 7,000 सिलिकॉन यूनिट लॉन्ग and mixed with fillers, और इसमें फिलर भर दिए जाते हैं, या मिक्स्ड विद फिलर्स। इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए। क्या है फिर से देख लीजिए, सिलिकॉन रबर क्या है, लॉन्ग चेन पॉलीमर है, लिखा हुआ लॉन्ग चेन पॉलीमर है। कितना लंबा होता है, 6000 से 60,000 सिलिकॉन यूनिट, 60,000 से 60,000 सिलिकॉन यूनिट लंबा होता है। और इसमें क्या भर दिए जाते हैं बीच बीच में, इसमें बीच बीच में फिलर भर दिए जाते हैं। फिल का मतलब आप जानते ही हैं, इसी आधार पे इसको फिलर कहा गया। इतने के इन्वर्टेड कॉमा में आप कर लीजिए। अब अगले लाइन से नोट करें, फिलर क्या हो सकता है, इसके बीच जो भरा जाएगा फिलर, इसमें बताया गया कि सिलिका या ग्रेफाइट हो सकता है। फिलर क्या करता है, जैसे खाली ऐसे रहे तो जब खींचेंगे तो थोड़ा सा मजबूती कम रहेगी, खिंचाएगा तो, क्योंकि जब खींचेंगे जैसे रस्सी या जैसे जाल होता है मच्छरदानी, अब मच्छरदानी के एक धागे को खींचे तो तनेगा नहीं तनेगा, लेकिन अगर मच्छरदानी को ऐसे पकड़ खींचे तो खिंचाता है। क्यों खिंचाता है, खींच के देखिए, उसके बीच जो चौकोर वर्गाकार जगह है वो खींचने पे घट जाता है, इसलिए वो खिंचाता है। इसीलिए इसी तरह से ये भी खिंचाएगा। अब अंतर यह है कि मच्छरदानी में बीच बीच में खाली रहता है जाल में, यहाँ पे बीच में ग्रेफाइट भर दिया जाएगा या सिलिका भर दिया जाएगा। वो क्या करेगा, सभी से अपनी पकड़ बनाएगा और खींचने पे उसको मजबूती प्रदान करेगा। बस इतना अंतर है। अब आप समझ गए होंगे कि चौकोर होने पर कैसे खिंचाएगा। सीधा सीधा आपके पास उदाहरण है, मच्छरदानी के एक धागे को खींचिए तो नहीं खिंचाता, लेकिन मच्छरदानी के एक टुकड़े को लेके खींचिए तो खिंचाता है। और खींच के देखेंगे तो उसके बीच का जो वर्गाकार गोला है, जगह है, वो कम हो जाता है। तो उसी सिद्धांत पे ये है। तो लिखिए आगे, अगले लाइन से लिखिए, फिलर्स इज यूजुअली finally divided finally divided silica SiO2 finally divided SiO2 fillers is usually finally divided SiO2 और अथवा ग्रेफाइट full stop. It is prepared from intermediate dichlorodimethyl silane अब आपको इजी वे में जो प्रोसेस है उसी से आगे लिखा देते हैं। तो अगले लाइन से नोट करें, अगले लाइन से द प्रिपरेशन ऑफ silicon rubber involve following step. Preparation of silicon rubber involve following step.
सिलिकॉन रबर के फॉर्मेशन में निम्न स्टेप इन्वॉल्व है। तो पहला वही हेडिंग डाल लीजिए जैसे कल पढ़े थे, सेम वही। प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब इसमें केवल हम एक विधि लिखा देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट में क्या ले लें, आर MgCl के 2 मॉलिक्यूल और SiCl4, ये बन जाएगा R2 SiCl2 और प्लस, और ये बन जाएगा MgR2। R नहीं लिखते हैं, यहां CH3 लिखते हैं थोड़ा सा। ये MgCl2 ये क्या बन गया, डाइमेथिल सिलेट। उसके बाद ये पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट। इंक कम हो गया था, थोड़ा इंक डाल ले। हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट। अब इसमें क्या बना है इंटरमीडिएट, CH3 ट्वाइस SiCl2 प्लस 2HOH। हाइड्रोलिसिस होगा, ये क्या बन जाएगा, CH3 ट्वाइस SiOH ट्वाइस और प्लस ये बन जाएगा 2HCl। ये बन गया डाई हाइड्रोक्सी डाइमेथिल सिलेन यानी सिलेनॉल। सिलेनॉल इतना नोट कर लीजिए। ये पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, थोड़ा सा चेंज है, बाकी वही आप 3 बार लिख चुके हैं। नोट हो जाए तो जल्दी से बता दीजिए। यही प्रोसेस आपने कल किया था, जल्दी से कोई कमेंट कर दो हो गया हो। लिखो भैया, ऊपर वाला मिटाल दे, बारिश की वजह से हो सकता है। यस सर। अब 2 स्टेप हो गया। अब ऊपर हम तीसरा लिखते हैं। अब तीसरे स्टेप में आप जानते हैं यहां क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, यानी CH3 ट्वाइस SiOH ट्वाइस। अब इसका जब डिहाइड्रेशन करेंगे, या इसको ऐसे लिख लें अगर चाहें, SiOH CH3OH प्लस OH SiCH3OH। अब ये डिहाइड्रेशन करेगा या पॉलीमराइजेशन करेगा, तो यहां आपका क्या बनने वाला है, ये ऐसे दिखा दीजिए, चेन आगे रहेगी, O SiCH3CH3 दिख रहा है आगे तक। तो जगह कम है, नीचे वाला निकाल के नीचे लिखते हैं, थोड़ा इसको यहां नीचे लिखते हैं। उसके आगे ये बनेगा, देखिए O SiCH3CH3
O SiCH3CH3O, ये बन गया। ये क्या बना? लॉन्ग चेन सिलिकॉन, सिलिकॉन्स, लॉन्ग चेन सिलिकॉन्स। यहां तक नोट कर लीजिए। यहां तक के स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रट जाना चाहिए। दिक्कत क्या? सीधा सीधा शुरू से पढ़े हैं। इंटरमीडिएट हाइड्रोलिसिस, पॉलीमराइजेशन। इंटरमीडिएट क्या है? RMgX3। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? यक्स निकलेगा, OH जुड़ेगा। पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? H2O निकलेगा और SiO SI लिंकेज होगा। नोट हो गया भाई? मोनिका नोट कर ली? मोनिका, मोनिका लिखो भाई। मिटा रहे हैं, कमेंट गड़बड़ चल रहा है। चलो ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास होता तब भी तो आप नहीं आते, इस तरह से बैठे पढ़ तो रहे हैं, ये तो मजे मजा है। ऑफलाइन क्लास में तो वैसे भी छूटता आपका, इसमें तो छूट तो नहीं रहा, थोड़ा सा कमेंट वमेंट में दिक्कत हो रही है। अब देखिए, अब देखिए यहां तक किसी को कोई समस्या है? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब आगे क्या करना है? आगे आप चाहें तो आपके पास रंग बिरंगा कलर है, अलग कलर से नोट करें। क्या नोट करना है? क्रॉस लिंकिंग करने के लिए ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इसमें मिलाते हैं। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड वियोजित होकर के फ्री रेडिकल बनाता है। वो फ्री रेडिकल इस मेथिल ग्रुप पे अटैक करता है और फ्री रेडिकल बनाता है। इस तरह से दो चेन के ये लास्ट वाले का नाम हाइड्रोलिसिस नहीं है, पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन या डिहाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस तो दूसरा स्टेप था अनु। पहला स्टेप आपका था इंटरमीडिएट, जिसमें आप CH3 ट्वाइस SiCl2 बनाए थे। दूसरा स्टेप था हाइड्रोलिसिस, जिसमें HOS से रिएक्शन हुआ था और Cl के स्थान पर OH जुड़ गया। और तीसरा स्टेप ये है डिहाइड्रेशन का। यहां आगे लिख दीजिए क्या होगा? H2O निकलेगा और H2O निकलने के बाद ये बन रहा है। अब आगे थोड़ा अलग कलर से नोट करें। क्या नोट करना है कि ये तो अभी सीधी चेन बनी और आपने लिखा है कि इसमें लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं, लेकिन उसमें क्रॉस लिंकिंग होती है। तो क्रॉस लिंकिंग किसके कारण होगा? इसमें ऑर्गेनिक पेरोक्साइड मिला जाएगा, उसके कारण होगा। तो अगले लाइन से अलग कलर से नोट करें। लिखिए, अगले लाइन से लिखें फॉर क्रॉस लिंकिंग, फॉर क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग बिटवीन चेन, फॉर क्रॉस लिंकिंग बिटवीन चेन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड is added which dissociate to give free radical, which dissociate to give free radical। ये लिख लीजिए C6H5 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O
C6H5। अब इसमें ये होमोलिसिस हो जाएगा, ये इस पर आ जाएगा और ये इस पे आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 C6H5 C डबल बॉन्ड O, यानी फ्री रेडिकल। इसको नोट कर ले। और इस तरह से जो पेरोक्साइड से फ्री रेडिकल प्राप्त हुआ है वो अटैक करेगा सिलिकॉन यूनिट के मेथिल ग्रुप पे। लिखिए आगे, दिस फ्री रेडिकल अटैक ऑन methyl group of the silicon chain, methyl group of the silicon chain to form methyl free radical। मेथिल फ्री रेडिकल। अब ये लिख लीजिए, ये SI है और यहां दिखा दें ये CH2H, ये O, ये CH3 और ये O, ऐसे दिखा सकते हैं। इसमें क्या होगा, इस पे अटैक होगा O C डबल बॉन्ड O C6H5। अब देखिए ये इसको यहां लिख दें और ये कंबाइन हो जाएगा और ये इस पे आ जाएगा। इस तरह से क्या बना, ये बन गया O, दिखेगा, हाँ दिखेगा O SI CH3O और CH2 फ्री रेडिकल। CH2 फ्री रेडिकल और यहाँ ये क्या निकल जाएगा, C6H5 COOH, यहाँ निकलेगा क्या C6H5 COOH, ये निकल जा रहा है। ये निकल जा रहा है। अब इस तरह से एक चेन का फ्री रेडिकल दूसरे चेन के फ्री रेडिकल से कंबाइन होके क्रॉस लिंकिंग करता है। नोट हो गया भाई? नोट हो गया? यस सर। चलिए, इतनी बात समझ में आई? क्या क्या हुआ फिर से एक बार देख लीजिए। सीधी चेन तो आप बना लिए, उसमें कोई संशय नहीं है। आगे नई बात इसमें क्या है, क्रॉस लिंकिंग कैसे होगा। जो आपने ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिया, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होमोलिसिस करके फ्री रेडिकल बनाता है। ये फ्री रेडिकल चेन के मेथिल ग्रुप पे अटैक करता है, उसको फ्री रेडिकल में बदल देता है। यहां तक आपका हो गया। अब एक चेन का मेथिल फ्री रेडिकल दूसरे चेन का मेथिल फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाएगा और क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। तो लिखिए अगले लाइन से, 10 मेथिल फ्री रेडिकल ऑफ वन चेन, methyl free radical of one chain, methyl free radical of one chain combined with methyl free radical of other chain, methyl free radical of one chain combined with methyl free radical of other chain
टू अंडरगो क्रॉस लिंकिंग, टू अंडरगो क्रॉस लिंकिंग, ये बना लीजिए। ये देखिए एक चेन का मेथिल फ्री रेडिकल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहा, दूसरे चेन का मेथिल फ्री रेडिकल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहा, आपस में जुड़ गया और फॉर्म क्या करेगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और इस तरह से क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का निर्माण कर लेगा। इसको बना लीजिए और ये आपका सिलिकॉन रबर खत्म। यूज लिखना है, थोड़ा यूज लिखना है। यूज बोले, यूज बोला जाए भाई। प्रोसेस इसका पूरा समझ में आया। क्या किए, डाई क्लोरो डाई मेथिल सिलेन का प्रिपरेशन हुआ, यानी इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन हुआ, फिर उसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो आपको डाई हाइड्रोक्सी डाई मेथिल सिलेन प्राप्त हुआ, फिर उसका डिहाइड्रेशन या पॉलीमराइजेशन हुआ तो चेन प्राप्त हुआ। अब क्रॉस लिंकिंग कैसे होगा, इसके लिए इसमें ऑर्गेनिक पेरोक्साइड मिलाया गया जो डिसोसिएट होके फ्री रेडिकल दिया और उसने अटैक कर दिया एक चेन के मेथिल फ्री रेडिकल, मेथिल पर, मेथिल ग्रुप पर, और उसको मेथिल फ्री रेडिकल बना दिया। इस तरह से एक चेन का मेथिल फ्री रेडिकल दूसरे चेन के मेथिल फ्री रेडिकल से कंबाइन हो गया और क्रॉस लिंकिंग हो गया। ये सब आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में सब शार्ट में दिया है, क्योंकि बुक में एक जहां बता दिया है उसके आगे आपको जानता है कि उसी हिसाब निकाल लेंगे। आपको मानता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम लिखवा रहे हैं तो आप सोचे कि नहीं, इसका मतलब आप हमारे ज्ञान को कम समझ रहे हैं। हम उनसे भी ज्यादा आपके ज्ञान को समझ रहे हैं, क्योंकि वो तो केवल इतने पढ़ाई के बारे में ही जानते हैं आप ज्ञानी हैं, हम जानते हैं आप हर क्षेत्र में बहुत ज्ञानी। चलिए यूज लिखिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए यूज। पहला पॉइंट है सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन रबर are useful, silicon rubber are useful because these can retain, silicon rubber are useful because these can retain, RTAIN, retain माने धारण किए रहना, these can retain their elasticity, these can retain their elasticity, 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 तन्यता, over elasticity over a wide range, elasticity over a WIDE, wide range of temperature, wide range of temperature, फुल स्टॉप। क्या लिखे, सिलिकॉन रबर यूजफुल है। क्यों यूजफुल है, क्योंकि ये बड़े टेम्परेचर के विस्तार तक अपनी तन्यता को बनाए रखता है। आप जानते हैं कि अगर बहुत ठंडा हो जाए तो नॉर्मल रबर कठोर हो जाता है, अब गर्म हो जाए तो नॉर्मल अगर रबर की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और ज्यादा गर्म हो जाए तो पिघल जाए, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये बड़ा यूजफुल इसलिए है कि टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर कम के लिए बताया गया -90 डिग्री तक इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा खूब ठंडा करने का, और 250 डिग्री तक इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये यूजफुल है। आगे लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, फ्रॉम, ब्रैकेट में लिखिए फ्रॉम -90 डिग्री
2 प्लस फ्रॉम -90 टू प्लस 250 डिग्री, -90 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। It retain their elasticity. It retain their elasticity. It retain their elasticity. -90 से 250 तक अपने तन्यता को बनाए रखता है, ना तो कठोर होता है ना उससे ज्यादा मुलायम होता है। दूसरा पॉइंट नोट करें, सिलिकॉन रबर आर गुड, सिलिकॉन रबर आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, सिलिकॉन रबर आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी कुचालक, सिलिकॉन रबर आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो ये आपका दूसरा शॉर्ट नोट आज खत्म हो गया। इतने में किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, बोलिए भाई। पूरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। अगर इतने में किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। आज हम आपको ग्रुप में जो पहला चैप्टर पढ़ाए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन अंशाल से भेज देंगे। जिसके पास अंशाल नहीं होगा उसको देख के किस सन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है पहले वाले चैप्टर से उसको टिक कर लीजिएगा, उसको टिक कर लीजिएगा और नोट्स बढ़िया से बनाते रहिए। कुछ पूछना है भाई किसी को? आज तो कुछ लोग सो ही रहे हैं, सोचे कि मौसम खराब है। सर आज स्टार्ट में बोले हैं वो प्लीज रिपीट कर दीजिए। स्टार्ट में जब बोले हैं अभी बोलेंगे तो फिर इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर सब वैसे बोल देते हैं तो सेंटेंस बात तो वही रहेगी लेकिन सेंटेंस इधर उधर हो जाता है। इसलिए दोबारा या तो नोट से एक अक्षर देख के बोले तब वही आएगा। चलिए लिखिए, अंकिता लिखिए, लिखिए सिलिकॉन रबर बेस्ड अपॉन, सिलिकॉन रबर बेस्ड अपॉन लीनियर पॉलीमर, linear polymer which are analogous, analogous analogous to silicon fluid, which are analogous to silicon fluid। कैरा सिलिकॉन रबर लीनियर पॉलीमर है जो सिलिकॉन फ्लूइड के समान है। फुल स्टॉप। In order to have elastic property, in order to have elastic, elastic, elastic property, comma, silicon rubber must have cross linking in a linear chain, क्रॉस लिंकिंग इन लीनियर चेन। चलिए हो गया, समझ में आ गया? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है भाई? सर बस हो गया। चलिए आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स कंप्लीट करते रहिए और बारिश में घर पे बैठ के पकौड़ी भी खाते रहिए। लॉकडाउन में देखिए कितना बढ़िया सिस्टम हो गया, नहीं तो आपको कोचिंग तक आना पड़ता, भीगना पड़ता। कुछ लोग नहीं आते, कुछ लोग आते।
अब इसमें केवल वही नहीं आए हैं जो बारिश देख के सो रहे हैं, उनको सपने में आ रहा है कि आज तो कोचिंग चलेगी नहीं क्योंकि आज बारिश हो रही है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।